जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 2023-24 करने वाले हैं। हम ये लगा करके तीसरा मॉडल पेपर होगा, यानी आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले मैंने 3 मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको दिए। पहला था आपका 2025-26, फिर आया था 2024-25 और अब मैं लेकर आया हूँ 2023-24। कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि सिर्फ आपको देख कर जाना है, ना ही उसको उतारना है, ना ही उसको रटना है। सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा, पूरा मॉडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। समय भी आप लोगों का काफ़ी कम लगेगा, आधे घंटे के अंदर हम इसको जो है सिमटा देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों का लाइव में टाइम नहीं बर्बाद कर रहा। जितना देर में आप किसी का लाइव देखोगे ना, जितना देर में आप किसी का लाइव में ऑब्जेक्टिव देखोगे ना, उतनी ही देर में आप मेरे 3 मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन कर लोगे, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। ठीक है, तो समय को बचाइए, समय आपके पास कम बचा हुआ है, लाइफ के चक्कर में ना पड़े, खुद सेल्फ रिवीजन अभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या वीडियोज़ बनाए क्या नहीं बनाए। ठीक है, देखिए पहला सवाल है आपके लिए स्क्रीन पर। मानव भूगोल मानव समाज का समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फ्रेडरिक रैटजेल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना प्रस्तुत किया था वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया है? ग्रिफिथ टेलर ने किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो उस समय जो विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया है? तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया है डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आइए, हमारा अगला सवाल है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मानव भूगोल के मुख्य उपागमों में उत्पादक उपागम को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा गया है? तो जंग का कटोरा जो कहा गया है वो पीटर्सबर्ग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हिम आच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो कुत्तों और रेनडियरों की। किसकी मदद ली जाती है? कुत्तों और रेनडियरों की मदद ली जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश जो है वो सार्क देशों में शामिल नहीं है आपको बतानी है। तो अफगानिस्तान यहाँ पे सार्क देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? कौन सी जो है? तो ये हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होता है। ये बात गलत है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? अब ये जो जमशेदपुर है आप लोगों को पता है कि ये एक औद्योगिक नगर है। कैसा है? औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ़ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो इस तरह का घर जो बनता है इसको हम लोग इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो कौन सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो रैखिक प्रतिरूप। कौन होता है? रैखिक प्रतिरूप होता है, सबको पता है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? यहाँ पे बताना है आपको कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है भूमि में नो 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 भूमि पर सिल्ट का जमाव, ये नहीं होगा।
तो लवणता हो जाएगा, मृदा लवणता यानी भूमि लवणता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 15 में कह रहा है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो जल संसाधनों का संरक्षण जरूरी है जल की कमी को दूर करने के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुगत असमानता के कारण। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कह रहा है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपभाग होते हैं। तो स्वर्ण कॉलर कहने जाने वाले जो होते हैं प्राथमिक सेक्टर के होते हैं, या फिर आपको ध्यान देना होगा द्वितीय सेक्टर या फिर तृतीय। तो तृतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो उद्योगों की जननी कहते हैं हम लोग लौह अयस्क को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु स्टेशन जो हुआ था वो तारापुर में हुआ था, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आइए क्वेश्चन नंबर 20 में जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। ये भी सवाल काफ़ी फेमस है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कह रहा है स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। अब ये जो स्वेज नहर है ये कौन किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो कौन सा ऑस्ट्रेलिया में है आपको बताना है। तो ये है आपका डाउन्स। ठीक है, कौन सा है, डाउन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए, तो प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। देखिए कह रहा है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि ये जो डायमंड हार्बर है ये कौन सी नदी पर है। तो ये आपका हुगली नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने टोटल 25 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से आप लोगों का सब्जेक्टिव स्टार्ट है। कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सारे क्वेश्चन आंसरों का हम लोग जो है आंसर को आप मैं इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ना ही आप उसको लिखोगे ना ही आप उसको रटोगे, बस वीडियोस देख कर जाना है और आपका काम होगा। ठीक है, ये सारे सवाल मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट में आप लोगों का एक्स्ट्रा समय लूँगा, क्योंकि ये मैप वाले सवाल जब भी आते हैं ना तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की बात नहीं है भाई, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, लिखना है क्रोम ब्राउज़र पे अलास्का इन वर्ल्ड मैप, ठीक है, फ़ोटो, तो आपके सामने फ़ोटो आ जाएगा, देख लो इसको। जापान इन वर्ल्ड मैप, कैपटाउन इन वर्ल्ड मैप, मुंबई इन वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में मुंबई कहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से आप लोगों को देख के जाना है। वैसे मैंने PDF दे दिया अपने टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में बोला गया संभववाद क्या है। क्या है संभववाद, क्या है। देखिए संभववाद एक विचार है जिसमें कहा जाता है कि प्रकृति इंसान को कुछ सीमाएं देती है। प्रकृति जो है कुछ इंसान को सीमाएं देती है कि नहीं आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इंसान अपनी बुद्धि और तकनीकी से उन सीमाओं के अंदर कई काम कर सकता है, यानी मनुष्य अपने विकास का रास्ता खुद चुन सकता है। इसी को बोलते हैं संभववाद। संभववाद में संभव वर्ड जुटा है, ठीक है। अगर हम बोलें क्या एवरेस्ट पे चढ़ना संभव है, हाँ संभव है भाई, कैसे चढ़ेगा, तो कोई ना कोई दिमाग लगाकर वो एवरेस्ट पे चढ़ गया। क्या चांद पर जाना संभव था, ठीक है, तो बोलोगे हाँ भाई संभव है ना। प्रकृति ने हमको क्या बोला, तुम पृथ्वी पर हो, प्रकृति थोड़ी बोला कि तुम चांद पे चले जाओ। अब इंसान अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया, चांद पे चला गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया कि संभववाद क्या है। संभववाद में प्रकृति हमें कुछ नियम से बांध देती है, लेकिन इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि से, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपना विकास कर सकता है, विकास का रास्ता को चुन सकता है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। देखिए किसी स्थान पर एक निश्चित समय में निश्चित वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निश्चित वर्ड नहीं लगाओगे तो जनसंख्या वृद्धि वो नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी स्थान पर एक निश्चित समय के लोगों की संख्या बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये जन्म अधिक होने या फिर बाहर से लोगों के आने से बढ़ती है। दो तरह से बढ़ेगी, या तो जन्म दर ज़्यादा होगा या तो लोग आकर के बस गए वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट गहन कृषि किसे कहते हैं। देखिए जब
जब कम ज़मीन पर ज़्यादा मेहनत, ध्यान से सुनिएगा, गहन, जब कम ज़मीन पर ज़्यादा मेहनत, खाद, पानी और आधुनिक साधनों का उपयोग करके अधिक फसल उगाई जाती है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन वर्ड को अगर आप ध्यान से समझो तो गहन का मतलब होता है गहरा, गहरा का मतलब, गहन का मतलब होता है मतलब सटा सटा हुआ, सटा सटा हुआ, सटा सटा हुआ, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहन, ठीक है। तो इसी से समझ जाओ कि गहन कृषि का मतलब बहुत ज़्यादा फसलें उगाना। कैसे उगाएगा? खाद का उपयोग करेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, तो बहुत छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं गहन कृषि, ठीक है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? ध्यान से समझें, निर्माण वर्ड का इस्तेमाल किया है। वह उद्योग जिसमें कच्चे माल को मशीनों या श्रमिकों की मदद से तैयार सामान में बदला जाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, कपास क्या था? कच्चा पदार्थ था, उससे हम लोगों ने क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया। तो प्रोडक्ट का आप निर्माण कर दिए, वो यूज़फुल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि फिर वो प्रोडक्ट आगे जाके फिर एक और प्रोडक्ट में बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यूज़फुल प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं? देखिए, छोटी छोटी बस्तियाँ जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होती है और जहाँ कम लोग रहते हैं उन्हें पल्ली बस्तियाँ कहते हैं। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? समय कम बचा है इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं आपका बर्बाद करूँगा। ऐसा विकास जिसमें हम अपनी ज़रूरतें पूरे करें लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुँचाएं। ऐसा विकास जिसमें हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुँचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें, यानी कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे भी उसका उपयोग कर सकें। इस सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, ऋतु प्रवास क्या है? देखिए, जब लोग काम, मौसम, खेती के कारण कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी कि मौसमी प्रवास करना। इस मौसम में काम नहीं चल रहा है भाई, यहाँ बरसात के मौसम में काम नहीं चल रहा है, चलो कलकत्ता चलते हैं। बरसात के मौसम में काम नहीं चल रहा है, चलो दिल्ली चलते हैं। बरसात के मौसम में काम नहीं चल रहा है, चलो घूमने चलते हैं। बात समझ में आया? तो ये मौसमी जो है चेंजिंग होता है, ये लोग प्रवास करते हैं मौसम में, ठीक है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है। देखिए, किसी देश के निर्यात यानी कि बेचना, आयात यानी खरीदना के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन, कितना बेचा कितना लिया उसका जो डिफरेंस है उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर निर्यात ज़्यादा है तो संतुलन अच्छा माना जाता है। अगर आपने माल ज़्यादा बेचा है यानी कि आपको इनकम ज़्यादा हुआ है तो वो अच्छा माना जाता है, संतुलित माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? देखिए, औद्योगिकरण जो होता है उससे मुख्य रूप से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि औद्योगिकरण में उद्योग लगते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगती है। जल प्रदूषण भी होता है, कचड़े निकाल कर वो लोग पानी में बहा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है, मशीनें आवाज़ करती है। और भूमि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, यानी कि मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं, क्योंकि कारखानों से धुआं, गंदा पानी और कचरा निकलता है। ओके, समझ में आया? चलो, प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करना है, कर देते हैं। देखिए, प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों और सुविधा के अनुसार प्रकृति का उपयोग करके उसे अपने रहने लायक बनाता है। मानवीकरण कर दिया, प्रकृति मतलब मान के चलो कि उसका मानवीकरण का मतलब हो गया कि अब मानव वहाँ पर रहने लगे, ठीक है। जैसे जंगल काट कर खेती करना, नदियों पर बांध बनाना, सड़कों और घरों का निर्माण करना आदि। तो हम लोग उसको क्या किए? मानव के रहने लायक बनाए प्रकृति को, ठीक है। इससे पता चलता है कि मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपनी बुद्धि और तकनीक से उसे बदल भी देता है। लेकिन हमें यह काम संतुलित तरीके से करना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य की पीढ़ियां भी प्रकृति संसाधनों का लाभ उठा सकें। ओके, चलो, जल परिवहन के 3 लाभ आपको बताना है। ये सवाल तो मैंने बहुत बार करवा दिया आपका। जल परिवहन का मतलब है नदियों, समुद्रों या झीलों के रास्ते लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसका पहला लाभ यह है कि यह अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए भारी सामान आसानी से भेजा जा सकता है। दूसरा, इसमें ईंधन कम खर्च होता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है, ठीक है। तीसरा, ये लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत उपयोगी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इसलिए जल परिवहन व्यापार और यात्रा दोनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? किसी एक पर संक्षिप्त करें। देखिए,
आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। जैसे आप लोग का प्रश्न होता है ना 3 टाइप का, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसी प्रकार से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग वे होते हैं जो घर या छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों की मदद से चलाए जाते हैं, जैसे हस्तशिल्प या हथकरघा। इनमें मशीनों का कम उपयोग होता है और पूंजी भी कम लगती है। ठीक है, ये सवाल मैंने कई बार आपको समझा चुका हूँ। ये उद्योग गांव और में रोजगार देने में मदद करते हैं और पारंपरिक कला को बचाए रखते हैं। इस तरह कुटीर उद्योग छोटे होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दीपावली के दिए वाला से भी दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याओं को लिखना है। अब ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हो, क्या आप इसको रटोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, ग्रामीण बस्तियों में कई समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ अक्सर अच्छी सड़कें, अस्पताल और स्कूल की कमी होती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ भैया होती है। तो फिर रट क्यों रहे हो? समझो, जिससे लोगों को कठिनाई होती है। रोजगार के अवसर कम होने के कारण लोग आय भी कम करते हैं। आय भी कम रहती है उनका, रोजगार नहीं है तो आय भी कम होगा। और कई लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। स्वच्छ पानी और बिजली की समस्या भी कई गांवों में बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक सुविधाओं और संचार के साधनों की कमी से विकास की गति धीमी हो जाती है। इन समस्याओं को दूर करना ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर आपको बताना है। देखिए, शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। जहां वर्षा बहुत कम होगा तो शुष्क होगा, तो वहीं तो शुष्क कृषि होगी भाई। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे ज्वार, बाजरा। वहीं आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अधिक होती है, पानी आसानी से उपलब्ध रहता है, जैसे धान की खेती। ठीक है, धान को बहुत पानी चाहिए होगा। शुष्क कृषि में सिंचाई के साधन सीमित होते हैं, वहाँ उतना सिंचाई नहीं होता है, जबकि आर्द्र कृषि में पानी की कमी नहीं होती है। इस प्रकार दोनों कृषि पद्धतियाँ जल उपलब्धता के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। लिख देंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। पवन का मतलब क्या होता है भाई? हवा ही होता है। जब तेज हवा चलती है तो पवन चक्कियां घूमती है। इस तरह से चक्की बना हुआ रहता है टावर पर, ये घूमता है, इसमें फीता लगा होता है, ये आके नीचे मोटर को घुमाता है, टरबाइन को। टरबाइन जैसे घूमता है तो यहाँ बिजली उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आया? देखिए, पवन चक्कियां घूमती है और उससे बिजली बनाई जाती है। ये ऊर्जा का स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। कैसे प्रदूषण होगा भाई? वहाँ पर कुछ जलिए ही नहीं रहा है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, पानी पंप करने और कई छोटे कार्यों में किया जाता है। आज के समय में पर्यावरण की रक्षा के लिए पवन ऊर्जा महत्व लगातार बढ़ रहा है और इसे भविष्य की ऊर्जा भी माना जाता है। क्या माना जाता है? भविष्य का ऊर्जा भी इसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 41 में देखिए, कह रहा है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। खनिज हमारे जीवन उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है संसाधन है, लेकिन ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार ख़त्म होने पर दोबारा जल्दी नहीं बनते। इसलिए उनका संरक्षण और सही प्रबंधन जरूरी है। यदि हम खनिजों का अधिक और गलत उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को उनकी कमी का सामना करना पड़ेगा। ये सही प्रबंधन से खनिजों का उपयोग सोच समझकर किया जाता है, बर्बाद कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इस तरह खनिजों का संरक्षण सतत विकास के लिए बेहद आवश्यक है। आपको जब भी समझ में ना आए तो खनिज का मतलब कोयला समझ लेना। ठीक है, कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग क्या रहेगा तो कोयला खत्म हो जाएगा, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोयला देखने को नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कोयला किसको बोलते हैं। बात समझ में आया? उसको पता ही नहीं चलेगा कोयला किसको बोलते हैं। जैसे कि उनको बोलोगे ना कि छोटका मोबाइल फ़ोन किसको बोलते तो वो नहीं समझेगा। वो स्मार्टफोन देखा है, स्मार्टफोन को ही जानता है। बात समझ में आया? उसको कीपैड वाला फ़ोन देखा होगा तो बोलोगे ये क्या है, तो वही होगा। आप लोगों ने देखा होगा कीपैड वाला फ़ोन, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है ना, जब आपके बच्चे लोग होंगे ना तो वो लोग कीपैड वाले फ़ोन को नहीं पहचानेंगे, बटन वाले फ़ोन को वो नहीं जानते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो रिसीवर फ़ोन जो ट्रिंग ट्रिंग बजता है वो नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो वही बात हुआ। तो कोयला भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, खनिज संसाधन है। जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण उपाय को सुझा दीजिए। देखिए,
जल और मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, कारखानों और घरों का गंदा पानी बिना साफ किए नदियों और जमीन में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, प्लास्टिक और कचरे को इधर उधर फेंकने की बजाय सही जगह पर नष्ट करना चाहिए। चौथा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ मिट्टी को बचाते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। इन उपायों से हम प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, बना बना के लिख लीजिएगा। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या करें। देखिए, किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब किसी देश या राज्य में जन्म अधिक होते हैं, मृत्यु कम होती है या बाहर से लोग आकर बसते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर का मतलब है एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ। अगर जन्म ज़्यादा होंगे तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। मृत्यु दर का अर्थ है एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, बेहतर अस्पताल, दवाइयों के कारण मृत्यु दर कम होती है, जिससे जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा घटक, प्रवास, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। यदि लोग किसी क्षेत्र में आकर बसते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसलिए इन तीनों कारणों से मिलकर जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसका असर संसाधनों, रोजगार और विकास पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा भाई, जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधन तेज़ी से खपत होगा और रोजगार की कमी होने लगेगी और विकास बाधित होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की व्याख्या बताइए। यानी कि इसमें एक मृत्यु वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जबकि मृत्यु होने से क्या होता है, जनसंख्या घटती है, लेकिन आपको जनसंख्या वृद्धि से उसको जोड़ दिया। हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। हुआ ये कि जब कभी भी बेहतर अस्पताल की सुविधा दी जाएगी, दवाइयाँ दी जाएगी, डॉक्टर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो वहाँ पर मृत्यु दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है ना। मृत्यु दर से भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मृत्यु दर कम हो गया। तो समझ के आप लोग आंसर करना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए, उद्योगों का स्थानीयकरण का मतलब है कि कोई उद्योग किसी जगह पर स्थापित किया जाए। इसे कई कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है कच्चा माल। उद्योग अक्सर कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाए। बहुत बार ये सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ताकि खर्च कम हो। दूसरा, बिजली, पानी जैसी ऊर्जा उपलब्धता जरूरी है, क्योंकि इनके बिना उद्योग नहीं चल सकते हैं। ठीक है। तीसरा है श्रमिक, यानी मजदूर। जहाँ काम करने वाले लोग आसानी से मिलते हैं, वहाँ उद्योग लगाना आसान होता है। चौथा है परिवहन की सुविधा। सड़क, रेल, बंदरगाह होने से सामान लाना ले जाना सरल हो जाता है। ठीक है। पाँचवा है बाजार की निकटता भी महत्वपूर्ण है, ताकि तैयार माल जल्दी से बिक सके, और इस तरह सही स्थान चुनने से उद्योगों का लाभ होता है और उत्पादन बढ़ता है। ये सवाल सब मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब सवाल मैंने पहले भी करवा दिए हैं। ठीक है, इसीलिए। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, आइए देखिए। ग्रामीण बस्ती वह होती है जहाँ लोग गाँव में रहते हैं और उनका मुख्य काम खेती, पशुपालन, अन्य प्राथमिक कार्य होते हैं, यानी कि प्राथमिक कार्य से वो जुड़े होते हैं। यहाँ जनसंख्या कम होती है, घर दूर दूर होते हैं और वातावरण शांत रहता है। सुविधाएं भी शहरों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसके विपरीत नगरीय बस्ती शहरों में होती है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। लोग व्यापार, नौकरी, उद्योग और सेवाओं में काम करते हैं। यहाँ पक्की सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली और परिवहन जैसी अधिक सुविधाएं मिलती है। ग्रामीण जीवन सरल और प्राकृतिक के करीब होता है, जबकि शहरी जीवन तेज, आधुनिक होता है। दोनों बस्तियां समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत बार मैंने करवा दिया है कि जब लोग जीवन, नौकरी, शिक्षा या सुरक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। आर्थिक कारण सबसे प्रमुख है। लोग रोजगार और अधिक आय के लिए शहरों की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। शैक्षणिक कारण यानी शिक्षा लेने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप में भी लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। सामाजिक कारणों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर में शामिल है। कभी कभी युद्ध या असुरक्षा भी प्रवास का कारण बनती है। ठीक है। इस प्रकार लोगों के जीवन को बदलना और क्षेत्रों की जनसंख्या पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए,
परिवहन और संचार सेवाएं किसी भी देश की विकास की रीढ़ होती है। परिवहन के माध्यम से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचते हैं, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। किसान, परिवहन का मतलब समझ रहे हैं, रेलगाड़ी का सफ़र करना, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, ये सब। किसान अपनी फसल बाज़ार तक पहुंचा पाते हैं और लोगों को ज़रूरी वस्तुएं समय पर मिलती है। वहीं संचार सेवाएं जैसे फ़ोन, इंटरनेट लोगों को तुरंत जानकारी देने में मदद करती है। तो इससे क्या होता है, इससे शिक्षा, व्यापार, आपातकालीन सेवाएं जो होती है वो बेहतर हो जाती है। ये सेवाएं दूर दराज के क्षेत्रों में भी आपस को जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है ना, इंटरनेट के कारण, टेलीफोन के कारण। सरल शब्दों में, परिवहन और संचार के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अब बताओ, इंटरनेट के बिना अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, मोबाइल को हटा दिया जाए, तो कैसा लगेगा ज़िंदगी, है ना। वही लिखा है यहाँ पे, सरल शब्दों में परिवहन जो होता है, जैसे रेलगाड़ी को ख़त्म कर दो, इंटरनेट ख़त्म कर दो, मतलब कुछ नहीं रहेगा, जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। ठीक है, तो बिना जो है आधुनिक जीवन, जो अभी हम लोग मॉडर्न जीवन जी रहे हैं, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, यानी कि आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि ये प्रगति और विकास के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मैंने सारा सवाल आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा सपना हो रहा है कि अभी हर वीडियोज़ में मेरा 1000 लाइक रहे, तो प्लीज़ आप इसको पूरा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।